स्वागत है आप सभी का। हमारा टॉपिक चल रहा है 18वीं सदी में राजस्थान। कक्षा 8 की जो पुस्तक चलती है हमारा राजस्थान, उससे हमने ये टॉपिक लिया है और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, उनको हमें समझना है। तो आइए पहले कुछ बिंदुओं को जान लेते हैं। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष, यहाँ पर हमें संघर्ष देखने को मिलता है राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य। राम सिंह भी शासक बनना चाहता है, भक्त सिंह भी शासक बनना चाहता है। ये सारा सीन देख रहे हैं मराठे इसी तरह से हस्तक्षेप करके और वो अपने पैर जमाना चाहते हैं राजस्थान में। तो राम सिंह और भक्त सिंह में जोधपुर के उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष हो जाता है। और जब इन दोनों में संघर्ष हो जाता है राम सिंह और भक्त सिंह में, तो मराठों के हस्तक्षेप से राम सिंह को आधा राज्य मिल जाता है, यानी कि जोधपुर राज्य का विभाजन हो गया, आधा राज्य मिल गया राम सिंह को। अब जब राज्य बढ़ जाएगा तो संसाधनों का भी बंटवारा हो जाएगा, सेना का भी बंटवारा हो जाएगा, तो वहां की जो सैनिक दशा है वो भी खराब हो जाएगी और आर्थिक दशा है वो भी खराब हो जाएगी। तो जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष का सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि जोधपुर की आर्थिक दशा खराब हो गई। अब जो मराठे थे उनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही थी, कभी कुछ मांगते, कभी चौथ मांगते, कभी किसी प्रकार की शर्त रखते। तो मराठों की मांगें लगातार बढ़ती जा रही थी और जो जोधपुर के जो शासक हैं वो इन मांगों से परेशान होते जा रहे थे। तो जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष में अपनी टांग फंसा दी मराठों ने। उसके बाद मेवाड़ का जो सीन था, मेवाड़ का सीन भी कुछ अलग नहीं था। 1761 में क्या होता है कि महाराणा राज सिंह द्वितीय उनकी मृत्यु हो जाती है। महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने के बाद वहां पर अरि सिंह और रतन सिंह, अरि सिंह में और रतन सिंह में वही उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छिड़ जाता है और इस उत्तराधिकार संघर्ष में आकर के मराठे हस्तक्षेप करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, जयपुर में मराठा हस्तक्षेप है, पहले हमने पढ़ लिया था। उसके बाद जोधपुर में मराठा हस्तक्षेप है। इससे पहले हमने देखा था कि बूंदी में मराठों ने हस्तक्षेप किया था। मेवाड़ में उनका हस्तक्षेप हो गया, अरि सिंह और रतन सिंह के संघर्ष का वो फायदा उठा रहे हैं। अब राजपूताना के शासकों ने यह देखा कि हम मराठों से परेशान हैं और आपस में परेशान, आपस में हम एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है वो रखते नहीं है। तो एक दूसरे से सशंकित हैं, मराठों से सशंकित हैं। अंग्रेज एक बड़ी पावर, एक बड़ी शक्ति बनते जा रहे हैं। तो प्रत्येक राज्य में यह होड़ लगी कि अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त कर लिया जाए। और अंग्रेज भी इसी फिराक में थे कि ये जो शासक हैं वो हमारे संरक्षण में आ जाएं, तो हम भी अपना जो उद्देश्य है, चाहे वो आर्थिक हो या राजनीतिक हो, उनको प्राप्त करें। तो अंग्रेजों से राजपूताना के शासकों ने संधियां करना प्रारंभ कर दिया। बस राजा तो ये चाहते थे कि हम तो आराम से गद्दी पर बैठे रहे, सोते रहे, हमारा नाम चलता रहे, चाहे भले राज्य में कुछ भी हो रहा है, हमारा जो व्यक्तिगत हित है वो बने रहना चाहिए। तो राजस्थान के शासकों ने अंग्रेजों से संधियां करना प्रारंभ कर दिया। और ये जो संधियां हैं वो ज्यादातर हुई थी 1817-18 ईस्वी में। तो विशेषकर 1818 के वर्ष को संधियों का वर्ष कहा जाता है, जब राजस्थान की जो रियासत है उनके शासकों ने अंग्रेजों से संधियां की थी। तो वो 1818 में ज्यादा संधियां हुई थी, तो 1818 के वर्ष को संधियों का वर्ष कहा जाता है। लेकिन बात आती है कि राजस्थान में अंग्रेजों से पहली संधि किसने की। तो ये जो इस बुक में दिया हुआ है हमारा राजस्थान कक्षा 8, इसमें बताया गया है कि राजस्थान में अंग्रेजों से पहली संधि 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने की थी। तो हमारे लिए एक फैक्ट तैयार हो जाता है कि राजस्थान में प्रथम संधि अंग्रेजों के साथ की थी भरतपुर राज्य ने 29 सितंबर 1803 को। अब 1818 में ज्यादातर राज्यों की संधियां हो चुकी थी, यानी करीब करीब सभी राज्यों ने, राजस्थान की रियासतों ने, राज्यों से हतात पर रियासत, तो राजस्थान की सभी रियासतों ने अंग्रेजों से लगभग संधियां कर ली थी। लेकिन अभी भी सिरोही बाकी था। मारवाड़ रियासत ने, यानी कि मारवाड़ ने सिरोही का विरोध किया अंग्रेजों से कि सिरोही आपसे संधि नहीं करेगा। तो इस शर्त के आधार पर जोधपुर की, यानी कि मारवाड़ की और अंग्रेजों की संधि हुई थी, और सिरोही अभी भी वंचित था क्योंकि सिरोही के मार्ग में आड़े आ रहा था मारवाड़। लेकिन 1823 में सिरोही ने भी संधि कर ली। तो 1818 तक करीब करीब सभी संधियां हो चुकी थी सिरोही रियासत को छोड़कर के, लेकिन 1823 में सिरोही ने भी संधि कर ली। अब ये बात आती है कि संधियां तो हो गई, तो इन संधियों के परिणाम क्या रहे, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर संधियां हुई थी तो इनके दूरगामी परिणाम थे। 1-2 वर्ष में तो ये निकल के नहीं आए। जैसे जैसे समय निकलता गया तो इन संधियों में कुछ परिणाम सामने आए। तो इसमें हम पहला परिणाम देखते हैं
खिराज। खिराज यानी कि अंग्रेजों को खिराज दी जाने लगी। अब खिराज एक प्रकार का कर होता है। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ गया। अंग्रेजों का रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ गया था। सामंतों की शक्ति कमजोर हो गई संधियों के बाद, क्योंकि सामंत इतने शक्तिशाली होते थे कि वो राजा को मैनिपुलेट कर सकते थे, राजा से अपने डिसीजन, अपने निर्णयों को मनवा सकते थे। लेकिन इस समय राजा तो संधियों से बंधे हुए थे, तो सामंत कमजोर होते चले गए। अब सामंतों की जो पहले जितनी शक्ति होती, जितनी उनकी चलती थी, अब उतना उनका प्रभाव नहीं रहा। तो सामंतों की शक्ति कमजोर हो गई, क्योंकि वो तो अंग्रेजों के प्रभाव में गई शासक। तो व्यापार, हस्तशिल्प, उद्योग, व्यापार, हस्तशिल्प और उद्योग ये सभी कमजोर पड़ गए। व्यापार में कमी आ गई, क्योंकि अंग्रेज सिर्फ अपना आर्थिक हित ही देखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि रियासत की जनता व्यापार करके सुखी और समृद्धशाली हो। जो हस्तशिल्प था वो कमजोर पड़ गया, क्योंकि घरों में काम होते थे। कुटीर उद्योग जिस प्रकार से चलते हैं, तो करीब करीब हर घर में कुटीर उद्योग चलता था। लेकिन अब हस्तशिल्प भी क्या है, कमजोर पड़ गया अंग्रेजों की संधियों के बाद। और जो छोटे मोटे और भी जो उद्योग धंधे थे, उनमें भी क्या है, उन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। एक सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कि ईसाई मिशनरियों का प्रभाव बढ़ गया। ईसाई मिशनरी क्या होते थे कि वो यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आते थे। अब उनको एक राजनीतिक संरक्षण हासिल हो गया अंग्रेजों का। वो आकर के यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते थे और लोगों को कन्वर्जन के लिए, यानी कि धर्म परिवर्तन के लिए वो उकसा सकते थे। तो ईसाई मिशनरियों का प्रभाव बढ़ गया और धीरे धीरे इन संधियों के परिणाम स्वरूप जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ। किसानों में, मध्यम वर्ग में, सामंतों में, कई जगह राजाओं में भी। तो इन सब ने मिलकर के 1857 की क्रांति को जन्म दिया। तो ये थे 1817-18 की संधियों के परिणाम। देखिए, हमने दो शब्दों की बात की। एक तो था खिराज और एक थी चौथ। चौथ मराठे वसूल करते थे। खिराज क्या था, कृषि भूमि पर लगने वाला कर, उसको खिराज कहते थे। और चौथ क्या होती थी, मराठों द्वारा रियासती शासकों से या अन्य शासकों से, अन्य राज्यों से सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर होता था चौथ। कहने का अर्थ है कि मैं आप पर आक्रमण नहीं करूंगा, इसके बदले में क्या लूंगा, आप मुझे अपना जो राजस्व प्राप्त होता है उसका कुछ हिस्सा मुझे दे दो, तो मैं आपके राज्य पर आक्रमण नहीं करूंगा। ये होती थी चौथ। और आपके राज्य की सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी। तो आज हम कहते हैं ना चौथ वसूली। तो मराठे चौथ लेते थे। और जो हमने खिराज की बात की थी, क्योंकि 1817-18 संधियों के बाद खिराज दिया जाने लगा अंग्रेजों को, तो अब अंग्रेजों के पास जा रहा है खजाने का पैसा, तो राज्यों की स्थिति खराब होती जा रही है, आर्थिक स्थिति। तो ये था कुछ 18वीं सदी का इतिहास, जिसके हमने मुख्य बिंदु ही लिए हैं, जो कि कक्षा 8 की पुस्तक में दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।